Okay, students, good morning. Let us start with electrostatics part 1. We already done a few points earlier. Today we are going to learn the electrical field due to various types of charge distributions. So we begin firstly with some mathematical points which we should be knowing to solve a few questions. These things are not new, but some of you who do not have mathematics as one of the subjects, they may find it informative. For example, अगर एक इंटीग्रल हो x रेज टू n dx, तो उसका फॉर्मूला होता है x रेज टू वन मोर, मतलब n प्लस वन, और जो ऊपर लिखा है वही नीचे भी लिखना है, प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. लेट मी गिव यू एग्जाम्पल. मान लिया वी हैव ए इंटीग्रल x रेज टू 7 dx, तो क्या आंसर आएगा? x रेज टू एक ज़्यादा हो जाएगा, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, और ऊपर अगर 8 है तो नीचे भी 8 आएगा. दैट्स हाउ वी कैन लर्न दैट. अब supposing we have integral of x square dx from x equal to 3 to x equal to 6, तो हम इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं. अभी मैंने आपको बताया कि इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होना चाहिए एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और ये आंसर हमारा आ गया. इसके बाद हमने इसमें लिमिट्स लगानी हैं, और जो लिमिट्स हैं वो फ्रॉम 3 to 6 होंगी. मतलब ये कि जहाँ पे भी x लिखा हुआ है वहाँ पे पहले आप अपर लिमिट लगाएंगे, और फिर उसके बाद माइनस जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे आप लोअर लिमिट लगाएंगे. आप लर्न कर लें एक सेंटेंस के फॉर्म में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज द रूल. सो अपर लिमिट 6 है तो 6 क्यूब हो गया बाई 3, माइनस लोअर लिमिट 3 है तो 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 3. किसी भी वेक्टर को आई जे के फॉर्म में लिखा जा सकता है. मान लिया कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आप जानते हैं आई कैप होता है, अलोंग द वाई एक्सिस जे कैप होता है, अलोंग द जेड एक्सिस इट इज के कैप, आई जे के. ये ए क्या है? ए है इंटरसेप्ट ऑफ दैट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस. बी क्या है? इंटरसेप्ट है of the vector along the y-axis, and c is the intercept of that vector along the z-axis. तो किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स पता हों along x, y and z, मान लिया वो a, b, c हैं, तो उस वेक्टर को लिखा जा सकता है as a into i cap plus b into j cap plus c into k cap. The other thing we are learning is, कोई भी वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर. तो दैट वे इन हिंदी यू कैन लर्न इट. फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर. सो इट इज सो ईजी. नाउ वी आर लर्निंग about triangle law of vectors. स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है फिजिक्स में. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज द कॉन्सेप्ट. मान लिया हमारे पास, पहले मैं ये ले लूँ, ये वाला केस, एक वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है. आप नोट कर रहे हैं कि वेक्टर ए एंड बी की जो सेंस है वो सेम है,
मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स कहता है कि ये जो वेक्टर होगा इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स टेकन इन द ऑपोजिट सेंस। तो अगर इस वेक्टर को मैं सी मानूं तो ये दोनों वेक्टर्स की जो सेंस है वो वेक्टर सी के ऑपोजिट होनी चाहिए। यू विल से ए की भी ऑपोजिट है, बी की भी ऑपोजिट है, इसलिए आंसर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चलिए एक और देखें केस। अगर एक वेक्टर ए ऐसे है और वेक्टर बी ऐसे है और हम वेक्टर सी लिखना चाहते हैं, तो अभी वी डिस्कस्ड वेक्टर सी जो होगा वो सम होगा ऑफ दीज टू वेक्टर्स टेकन इन द ऑपोजिट सेंस। वेक्टर ए की सेंस तो ऑपोजिट है एज कंपेयर टू सी, लेकिन बी की नहीं है। इसलिए बी की सेंस को ऑपोजिट करने के लिए हमने उसको माइनस लिखा है। तो ये जो वेक्टर होगा ये होगा वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। Okay, let's start with the electrical field intensity at a point due to discrete charge distributions. Students, you already know कि जो electrical field intensity होती है at a point has been defined as the force experienced by a unit positive charge when placed at that point. Meaning ये है कि if you know how to write the formula for the force in the vector form, then you can easily write it for electrical field also. जैसे मान लिया कि यहाँ पे इस सिचुएशन में एक पॉइंट P है R0 यूनिट्स अवे और उसके पास 3 चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3। यू आस्क इनके पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं? पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R0, इसका R1, इसका वेक्टर R2, इसका वेक्टर R3। तो चार्ज Q1 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड विल पॉइंट अवे फ्रॉम इट। 2 की वजह से इट विल पॉइंट अवे फ्रॉम इट। 3 की वजह से इट विल पॉइंट अवे फ्रॉम इट। तो जब चार्जेस अलग अलग जगह पे रखे होते हैं देन वी से कि दैट इज ए केस ऑफ डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी एट द पॉइंट P बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल विल बी द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू 1, ड्यू टू चार्ज नंबर 2, ड्यू टू चार्ज नंबर 3, dot dot dot, and if you have n charges it will be due to the nth charge. So how do we write electrical field at the point P due to the charge Q1? Remember that formula for force in the vector form, वो formula था K multiplied by Q1 into Q2, यहाँ पे 1 होगा Q2 into R0 minus R1 divided by R0 minus R1 का होल क्यूब। सिमिलरली इसी फॉर्मूले को देख के क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द सेकंड चार्ज Q2? वेल इट विल बी K Q2 into the charge Q1 over here into R0 minus R2 divided by R0 minus R2 का whole cube. And then you can write the for the third charge, for the nth charge like that. So इसमें से we can take K common और अंदर फिर ये terms आ जाएंगी।
पहली टर्म क्या है, Q1 इंटू आर नॉट माइनस आर वन डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर नॉट माइनस आर वन का होल क्यूब। फिर ये सेकंड के लिए है, थर्ड के लिए है। अब हमने स्टूडेंट्स एक जनरलाइज्ड फार्मूला बनाना है, एक ऐसा फार्मूला बनाना है कि हम अगर i की वैल्यू 1 2 3 4 अगर चेंज करते चले जाएं तो हमें यही सीरीज मिल जाए जो हमने ऊपर लिखी हुई है। तो k बाहर है, हम लिखते हैं समेशन कहाँ से कहाँ, i इक्वल टू 1 to n। इसको मैं देख के लिख रहा हूं, ये हो जाएगा QI, ये होगा आर नॉट माइनस आर आई डिवाइडेड बाई आर नॉट माइनस आर आई का होल क्यूब। ये कब था, व्हेन i की वैल्यू इज टेकन एज 1। अगर आप 2 लोगे तो आप i की जगह क्या लिखते जाओगे, सफिक्स 2 एंड देन 3 एंड देन 4 एंड देन अप टिल n। तो दिस इज हाउ वी राइट द इलेक्ट्रिकल फील्ड due to a charge, due to a discrete charge distribution। अभी स्टूडेंट्स हमने देखा था कि जब चार्जेस हैप्पैज़र्डली प्लेस्ड होते हैं, रैंडमली प्लेस्ड होते हैं, तो उनको क्या कहा गया है, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया है। लेकिन अगर चार्जेस किसी ऑर्डर में हों, जैसे they are all lying in one line, या they are lying on a surface, या they are lying in some volume, तो हम कहते हैं इस टाइप की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, एक डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसके बारे में अभी बात की थी, और दूसरी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्जेस एक लाइन पे लाई करते हैं तो उसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर चार्जेस सरफेस पे लाई करते हैं तो वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, और अगर किसी रीजन में है, वॉल्यूम में है, स्पेस में है, तो वो हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो तीन टाइप की कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैं, इनकी डेंसिटी को डिफाइन किया गया है। लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये क्या है, सिग्मा, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये क्या है, रो, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। यू मे आस्क कि ये चार्ज डेंसिटी क्या होता है। चार्ज डेंसिटी होता है द चार्ज that can be found in a unit length या unit area या unit volume। अब क्योंकि आपको समझ आ गया कि ये चार्ज डेंसिटीज क्या होती हैं, तो चलिए अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछें आपसे। अगर हम एक एलिमेंट ले लें ऑफ लेंथ dl, तो इस एलिमेंट के अंदर चार्ज कितना होगा, यू विल से यूनिट लेंथ में लैम्डा होता है, और लेंथ अगर dl हो जाए तो चार्ज विल बी लैम्डा इंटू dl। सिमिलरली आप एक छोटा सा पैच ले लें यहाँ पे ऑफ एरिया ds, तो जो चार्ज उसमें होगा वो होगा सिग्मा इंटू ds, और छोटा सा वॉल्यूम ले लें तो इट विल बी रो मल्टीप्लाइड बाई dv। तो स्टूडेंट्स जो थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन एक वर्किंग नॉलेज भी होना ज़रूरी है। तो ये याद रख लें अब कि चार्ज होता है, स्मॉल चार्ज इन ए एलिमेंट, वो होता है चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय आइदर द लेंथ और द एरिया और द वॉल्यूम। Okay, now in this question, we are going to learn how to write the electrical field due to continuous charge distributions। तो उससे पहले एक फार्मूला था which we had learned कि electrical field
एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज नंबर 1 का फॉर्मूला था कि Q1 R0 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R0 माइनस R1 का होल क्यूब। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, इस पर्टिकुलर केस में भी हमने इसको कई बार यूज किया है, तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी एट द पॉइंट P वो 3 वजह से होगी। क्या क्या? इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते ऑफ लेंथ dl, तो उसमें चार्ज कितना होता? लैम्डा इंटू dl, और उसमें जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती वो भी छोटी सी होती। अगर हम उसको इंटीग्रेट कर देते तो हमें फिर क्या आ जाता? टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो हमने इस स्टेप को डायरेक्ट लिखा है k मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ छोटा सा चार्ज कितना होगा, dq कितना होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, लैम्डा इंटू dl। फिर वही फार्मूला R0 माइनस, अब हम R डैश कह देते हैं, डिवाइडेड बाय R0 माइनस R डैश का होल क्यूब। यही फार्मूला देख के हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए फार्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू ds हो जाएगा स्मॉल चार्ज, R0 माइनस R डबल डैश कर देते हैं, डिवाइडेड बाय R0 माइनस R डबल डैश का होल क्यूब। यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक के लिए रो मल्टीप्लाइड बाय dv, तो dq है, तो R0 माइनस R ट्रिपल डैश कर देते हैं, R0 माइनस R ट्रिपल डैश का होल क्यूब। तो देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी में हमने R डैश लिया, सरफेस में R डबल डैश कर दिया और यहाँ पे R ट्रिपल डैश कर दिया। अब ये एक एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड। ये एप्लीकेशन आपको गॉसेस थ्योरम में काम आएगा, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही सेज कि एक लाइन ऑफ चार्जेस है, और वो जो लाइन ऑफ चार्जेस है उसमें चार्जेस आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है k मल्टीप्लाइड बाई x। क्या मतलब है इसका? जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, लैम्डा की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। सो आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि पहले तो दिखाया कि दूर दूर चार्ज हैं, फिर पास होने लगे, फिर और पास होने लगे, फिर और पास होने लगे, एंड लाइक दैट। तो दिस इज शोइंग कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। ये एग्जाम में दिया हुआ है कि ये लेंथ L है और इसकी ये पॉइंट को हम x इक्वल टू 0 मान लें, इसको x इक्वल टू L मान लें। हम सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे ऑफ लेंथ dx एट ए डिस्टेंस x। तो कैन यू टेल मी कि उस छोटे से एलिमेंट में चार्ज कितना होगा? चार्ज विल बी लैम्डा इंटू dx। सो लैम्डा कितना है? k मल्टीप्लाइड बाई x। ये तो चार्ज है एक छोटे से एलिमेंट के अंदर। अगर टोटल चार्ज निकालना हो तो आप जानते हैं फिर इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो इंटीग्रल dq विल बी k मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ x dx फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेके टू x इक्वल टू L। अभी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स हमने लर्न किया कि इंटीग्रल ऑफ x रेज टू 1 होगा x रेज टू 2 डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट होगी 0 टू L। क्या रूल होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले
जहाँ पे x है आपने अपर लिमिट लगानी है l, और फिर उसके बाद जहाँ पे x है आपने लोअर लिमिट लगानी है 0। तो आप इसको देख रहे हैं कि इट इज k मल्टीप्लाइड बाय l स्क्वायर बाई 2 एंड दैट इंडीड इज द चार्ज ऑन दिस लाइन ऑफ चार्जेस। अब स्टूडेंट्स हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं फ्रॉम आवर सैम्पल पेपर्स इशूड बाय CBSE। तो पहले मैं क्वेश्चन समझा दूं आपको। हमने इस पॉइंट P पे जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,0,C हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है ड्यू टू टू चार्जेस, एक Q1 है दूसरा Q2 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो Q1 है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है a,0,0। इसी तरीके से चार्ज Q2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0,0। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैथमेटिकल जरूर है बट डिफ़िकल्ट नहीं है। जब हम कहते हैं कि इस चार्ज का कोऑर्डिनेट a,0,0 है, इसका मतलब जो x इंटरसेप्ट है वो a है। जब हम कहते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, इसका मतलब जो y इंटरसेप्ट है वो b है, और इसी तरीके से इसका जो इंटरसेप्ट है अलोंग द z एक्सिस वो c है। अभी स्टूडेंट्स हमने लर्न किया था कि अगर हमें x इंटरसेप्ट पता हो तो हम ये वेक्टर लिख सकते हैं एंड दैट विल बी a इंटू आई कैप। हम इस वेक्टर को भी लिख सकते हैं b इंटू जे कैप, और इस वेक्टर को भी लिख सकते हैं c इंटू के कैप। तो क्योंकि कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ऑफ x, y एंड z, इसलिए हम ये तीन वेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द पॉइंट P चार्ज Q1 की वजह से होगी, सी लाइक दिस, एंड Q2 की वजह से भी होगी। तो फिर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के ये कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी एट द पॉइंट P दैट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू P1 एंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू P2। तो अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे निकालें ड्यू टू ए चार्ज Q1 एट द पॉइंट P। यू विल से फार्मूला तो हमें पता है, सिंपली अगर हमें ये वेक्टर R1 पता चल जाए, वेक्टर R2 पता चल जाए, तो प्रॉब्लम कैन बी सॉर्टेड आउट। मान लिया कि ये वेक्टर R1 है, तो स्टूडेंट्स आप देखें कि ये वाला वेक्टर इधर को पॉइंट कर रहा है, ये वेक्टर इधर को पॉइंट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, अगर ये वेक्टर R1 है तो ये दोनों वेक्टर्स की जो सेंस है वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, और हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो मतलब वेक्टर R1 विल बी C इंटू के कैप प्लस, देखिए इसकी सेंस ठीक नहीं है, इट शुड पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, जो इज ये अपोजिट टू R1। तो ये हो गया, सेंस ठीक करने के लिए, उसको अपोजिट बनाने के लिए माइनस लगा दिया, माइनस a इंटू आई कैप। अब ये आपने लर्न कर लिया था कि अगर कोई वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है। तो इसका मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ c स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर। चलिए फिर से समझें कि इस वेक्टर R2 को कैसे लिखा जाए। यहाँ पे देखें, एक वेक्टर है b इंटू जे कैप, ये दूसरा वेक्टर है c इंटू के कैप, ये वाला वेक्टर R2 है। तो जो वेक्टर R2 होगा
that will be equal to the sum of these two vectors taken in the opposite sense. तो वो होगा c इंटू के कैप प्लस, इसकी सेंस को ठीक करना है, माइनस बी इंटू जे कैप. दैट्स हाउ वी राइट आर टू. अगर हमें वेक्टर पता चल जाए तो मैग्नीट्यूड लिखना तो हम जानते हैं, अंडर रूट ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर. सो दैट्स हाउ वी राइट वेक्टर r1 एंड वेक्टर r2 एंड ऑल्सो देयर मैग्नीट्यूड्स. अब we are ready to write the final answer. Electrical field at the point P1, यहाँ पे due to the charge Q1 will be, क्या फॉर्मूला है, K Q1 into vector R1 divided by mod of R1 cube. इसी तरीके से electrical field at the point P due to charge number 2 will be, क्या फॉर्मूला है, के क्यू, कौन सा क्यू, Q2 इंटू वेक्टर R2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R2 का होल क्यूब. अब देखें स्टूडेंट्स, हमने वेक्टर R1 की वैल्यू यहाँ से देख के लिखी है और वेक्टर R2 की वैल्यू वहाँ से देख के लिख दी है और R1 का होल क्यूब कर दिया है. दैट्स वाई ये हो गया रेज टू 3/2 और ये भी हो गया रेज टू 3/2. So this is how we do this question. ये मैथमेटिकल जरूर है क्वेश्चन, बट ये इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि वंस यू नो द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स तो फिर इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.